हाय। कैसे हो आप लोग? ये क्या है? शौक हो गए तुम भी? आप तो यहाँ कोडिंग का चैनल सोच के आए थे और टाइटल देख के भी समझ में आ रहा है कि कुछ कोडिंग के रिलेटेड ही वीडियो है। पर ये बंदा तो यहाँ लेगो सेट लेके बैठा है। और लेगो सेट का कोडिंग से क्या कनेक्शन? कनेक्शन तो है, बहुत डीप कनेक्शन है। और इसके पीछे एक कहानी है। जानना चाहते हो क्या कहानी है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग स्टार्ट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला तो है अप्रोच, दूसरा है माइंडसेट और तीसरा है एग्जीक्यूशन। अगर हम अप्रोच और माइंडसेट अच्छे से समझ लेंगे तो एग्जीक्यूशन तो कर ही देंगे। लेगो सेट हमारी अप्रोच समझने में हेल्प करने वाला है। कैसे? तो मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ और उम्मीद है कुछ क्लैरिटी मिलेगी। कहानी की शुरुआत होती है 2013 में, जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी। किसी भी नॉर्मल इंजीनियर की तरह मेरे को भी अपने कॉलेज से प्लेसमेंट की उम्मीद थी, बट मेरी उम्मीदों पे पानी फिरते ज़्यादा टाइम लगा नहीं। कॉलेज खत्म हो गया, घर वापस आ गए, प्लेसमेंट हुआ नहीं, जॉब तो थी नहीं, तो घर वाले भी ताना मारने लगते हैं कि बेटे की इंजीनियरिंग भी करा दी, अब भी जॉब नहीं है। घर वाले तो ठीक है, घर वालों के साथ साथ रिश्तेदार भी शामिल हो जाते हैं। वैसे तो उनको हमारी कोई परवाह होती नहीं है, बट इस टाइम पे उनको हमारी सबसे ज्यादा परवाह होने लगती है। खैर, घर वालों के ताने सुन सुन के दिमाग खराब होने के बाद लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। फिर खुद ही कहीं ना कहीं अप्लाई किया कंपनी वेबसाइट्स पे, जॉब पोर्टल्स पे, और फॉर्चुनेटली 2-3 इंटरव्यू कॉल्स भी आ गए। इंटरव्यू देने गए, वहां की अलग कहानी। वहां जाके मुझे याद है उन्होंने मुझसे पूछा स्प्रिंग, सर्वलेट और रेस्ट एपीआईज के क्वेश्चन। मेरे तो तोते ही उड़ गए, कुछ समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। ये टर्म्स तो पहले कभी सुने भी नहीं थे। कॉलेज में तो प्राइम नंबर के प्रोग्राम से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए, और यहाँ पे रेस्ट एपीआई ये क्या होता है? रिजेक्ट होके घर आने के बाद सबसे पहला सवाल यही था कि ये सब है क्या और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या काम करता है। आंसर ढूंढने के लिए पूरा इंटरनेट छान मारा, गूगल किया, तब जाके समझ आया कि ये दुनिया तो अलग ही है। कॉलेज में कोडिंग के लेवल में और जॉब के कोडिंग के लेवल में बहुत फर्क था। अब समझ नहीं आ रहा था क्या करें। ये सब सीखना तो बहुत जरूरी था, जॉब तो चाहिए थी, और ताने तो नहीं सुन सकते थे। स्टार्टिंग के 8-10 महीने बहुत हाथ पैर मारे, पूरा इंटरनेट छान मारा, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखे, डमी प्रोजेक्ट्स पे काम किया, तब जाके थोड़ी बहुत क्लैरिटी आने लग गई इन सब टॉपिक्स के बारे में। फिर उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई किया, कंपनी वेबसाइट्स पे अप्लाई किया। जॉब तो चाहिए थी, और फॉर्चुनेटली मेरे को चेन्नई की एक कंपनी से इंटरव्यू कॉल आ गया। मरता क्या ना करता, मैं चढ़ गया चेन्नई की ट्रेन में और वहां जाके इंटरव्यू दिया। वहां पे भी वही क्वेश्चंस कि सर्वलेट क्या है, रेस्ट एपीआई क्या है, बट फॉर्चुनेटली इस बार मैं थोड़ा पढ़ के गया था तो वो इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया। जैसे ही एचआर ने मुझे बोला कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, मैंने वहीं पे उसको हाँ बोल दिया बिना कोई ऑफर जाने। बेगर्स कांट बी चूजर्स। वो मेरी फर्स्ट कंपनी थी और उस टाइम पे वो एक स्टार्टअप थी। कंपनी का नाम था गोफ्रुगल टेक्नोलॉजीज। आज गोफ्रुगल टेक्नोलॉजीज ईआरपी सॉल्यूशंस बिल्ड करती है, एंड गोफ्रुगल इज नाउ पार्ट ऑफ जोहो ग्रुप। 2014 में टॉप कोडर काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म था, तो आई स्टार्टेड कम्पीटिंग ऑन टॉप कोडर। जिन लोगों को टॉप कोडर के बारे में नहीं पता, टॉप कोडर एक क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पब्लिश करती है, और उन प्रोजेक्ट्स पे कोई भी अपना सबमिशन अपलोड कर सकता है। सारे सबमिशंस को बाद में रिव्यू किया जाता है, और टॉप सबमिशंस को प्राइजेस भी मिलते हैं, कैश प्राइजेस, और वो टॉप सबमिशंस कंपनी में सेलेक्ट भी हो जाते हैं फॉर फर्दर डेवलपमेंट। टॉप कोडर पे प्रोजेक्ट्स पब्लिश करने का फायदा यह है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे एमवीपी या पीओसी स्टेज के प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो प्रोजेक्ट्स कंपनीज को काफी जल्दी डेवलप करने होते हैं ताकि उनके रिजल्ट्स को एनालाइज किया जा सके। अगर रिजल्ट्स उनके फेवर में आते हैं तो ही वो उस पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर टीम सेटअप करके उसको डेवलप करते हैं। मुझे याद है टॉप कोडर पे काफी इंटरेस्टिंग चैलेंजेस पोस्ट किए जाते थे। एयरबस का एक ड्रोन डिलीवरी सिस्टम का एक प्रोजेक्ट था जिसमें वो लोग ड्रोन को यूज करके सामान की डिलीवरीज का पीओसी कर रहे थे 2014 में। उस प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है। नासा का एक डाइट मैनेजमेंट ऐप था जो कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स यूज करते थे टू कंट्रोल देयर डाइटरी इनटेक, कि कितनी कैलोरीज ली हैं। स्पेस में ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हो, क्या आप कंज्यूम कर रहे हो, कितना आप वर्कआउट कर रहे हो, एंड ऑल दोज थिंग्स। ऐसे ही जनरल इलेक्ट्रिक का एक प्रोजेक्ट था जिसमें दुनिया में जो भी ऑयल रिजर्वायर्स हैं उनको वो लोग एक मैप पे मैप आउट कर रहे थे
विद प्रॉपर डिटेल्स कि कितना ऑयल है यहाँ पे, कितना ऑयल है यहाँ पे। ये कुछ प्रोजेक्ट्स की हाईलाइट है जिस पे मैंने काम किया है। ये मेरी प्रोफाइल है टॉप कोडर पे और मैंने टोटल मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स पे सबमिट किया है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया कि 2-3 बार तो यूएस की ट्रिप भी स्पॉन्सर हो गई। टॉप कोडर पे प्रोजेक्ट्स करते करते लर्निंग्स काफी होने लग गई। टॉप कोडर के साथ साथ मैं अपनी जॉब पे भी फोकस कर रहा था और 2018 में फॉर्चुनेटली मेरे को एडोबी से इंटरव्यू कॉल आ गया। इंटरव्यू देने गए, वहां पे पता नहीं 8-10 राउंड होंगे। एंड में आते आते मुझे तो लगने लग गया था कि मेरा नहीं होने वाला, यहाँ से चलते हैं। बट फॉर्चुनेटली वो इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया। मतलब चेहरे की खुशी अलग ही थी। एडोबी मेरी ड्रीम कंपनी थी और दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू क्लियर हो गया। जैसे ही इंटरव्यू क्लियर हुआ मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ज्वाइन कर लिया। एडोबी जाके मुझे फर्स्ट टाइम एक बड़ी कंपनी में काम करने को मिला। एडोबी बहुत ही अच्छी कंपनी थी, वहाँ का कल्चर, वहाँ के पीपल, सब कुछ बहुत बढ़िया था। एडोबी में टोटल 3 डिविजन्स हैं, जैसे कि एक है क्रिएटिव क्लाउड जिसमें ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो जो क्रिएटिविटी के लिए यूज़ होते हैं। दूसरा उनका डिवीजन है डॉक्यूमेंट क्लाउड जिसमें ये प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे पीडीएफ हो गया, डॉक्यूसाइन हो गया। और तीसरा उनका डिवीजन है एक्सपीरियंस क्लाउड जिसके अंदर एडोबी एनालिटिक्स आता है, एडोबी कैंपेन आता है। तो मैं एक्सपीरियंस क्लाउड में था और मैं एडोबी कैंपेन पे काम करता था। कुछ साल एडोबी में काम करने के बाद मुझे थोड़ी बोरियत होने लग गई और काफ़ी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग वर्क के लिए मैंने उबर ज्वाइन कर ली। उबर का माहौल भी एडोबी जैसा ही था, एकदम बड़ी कंपनी वाला। मैं उबर इट्स डिवीजन में काम करता था और मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि 90 कंट्रीज में जो भी रेस्टोरेंट्स हैं उनके ऑर्डर सही से डिलीवर होते रहें। दुनिया के अलग अलग कोनों में टीम मेंबर्स लोकेटेड थे। कुछ लोग नॉर्थ अमेरिका में थे, कुछ लोग साउथ अमेरिका में थे, कुछ लोग यूरोप में थे। मीटिंग सेट करते टाइम जोन्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता था और इसी वजह से कभी कभी दिमाग भी खराब हो जाता था। कभी रात को मीटिंग्स हैं, कभी दिन में मीटिंग्स हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। और इतने साल बड़ी छोटी सारी कंपनीज में काम करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इन सब में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। फंडामेंटल लेवल पे ये सब सेम ही है। फ़र्क सिर्फ पर्सपेक्टिव या नज़रिए का है और ये पर्सपेक्टिव या नज़रिया हमें कॉलेज में समझ में नहीं आता। कॉलेज में हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है और उस थ्योरी को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए वो हमें नहीं सिखाते। और इसी वजह से कॉलेज लाइफ में और एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक स्किल गैप आ जाता है। मेरे इस चैनल के पीछे मकसद यही है कि इस गैप को कम किया जाए और कोई भी आम आदमी एक प्रोफेशनल लेवल की कोडिंग कर सके, और वो भी एकदम फ्री में। आपको बस ये चैनल सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं। अभी लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने ये समझा था कि ये सॉफ्टवेयर की दुनिया का स्कोप क्या है, कौन कौन सी कंपनीज होती हैं, इन सब कंपनीज में क्या क्या रोल्स अवेलेबल होते हैं, क्या सैलरीज मिलती हैं, ये सब हमने डिटेल में समझा था। क्या आपने वो वीडियो नहीं देखा, मिस कर दिया, तो इस वीडियो को पॉज करो और तुरंत जाके देख लो। लिंक यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आपने अगर लास्ट वीडियो देख लिया है या नहीं भी देखा है बट कोडिंग स्टार्ट करनी है, तो 2 सवाल तो जरूरी आते होंगे आपके मन में। पहला तो है कि मैं किस पे फोकस करूं, फ्रंट एंड पे फोकस करूं, बैक एंड पे फोकस करूं, मोबाइल ऐप्स पे फोकस करूं, या जो नया ट्रेंड में है डाटा साइंस उस पे फोकस करूं। किस पे फोकस करूं, किसका स्कोप क्या है। और दूसरा सवाल ये आता होगा कि कैसे स्टार्ट करूं। सबसे पहले फोकस करते हैं पहले क्वेश्चन पे और ये जानते हैं कि बैक एंड, फ्रंट एंड, मोबाइल ऐप्स ये सब अलग कैसे है और हम किस कैटेगरी में जाके क्या काम करते हैं। फ्रंट एंड वो जो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां एक यूज़र एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है। बैक एंड वो जहां सारी प्रोसेसिंग होती है। और सिंपल भाषा में डाटा साइंस को हम ये मान सकते हैं कि डाटा को यूज़ करके इंटेलिजेंस बिल्ड करना। डाटा वो जो हम डेली एक्टिविटीज़ पे जनरेट करते हैं। ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है। फ्रंट एंड को जो भी डाटा चाहिए होता है वो रिक्वेस्ट करके बैक एंड से मांगता है, जैसे कि यूज़र प्रोफाइल्स की डिटेल या फिर इस वीडियो का लिंक। बैक एंड फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और रेस्पॉन्स देता है। अलग अलग फ्रंट एंड के लिए अलग अलग बैक एंड बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे फ्रंट एंड एक ही बैक एंड से कम्युनिकेट करते हैं। डाटा साइंस में मॉडल्स होते हैं जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, वो प्रेडिक्ट करके हमें आउटपुट देता है। जैसे कि मैंने इनपुट दिया मेरी यूज़र प्रोफाइल की डिटेल्स और उसने मुझे आउटपुट दे दिया मेरे रिकमेंडेड वीडियोस। अगर बैकएंड को किसी रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग में इंटेलिजेंस की नीड होती है तो वो ही इन मॉडल्स के इनपुट को जनरेट करता है और मॉडल्स के आउटपुट को प्रोसेस करके फ्रंट एंड की रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स देता है।
अब आपको लग रहा होगा कि ये जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती होगी। हाँ, इसीलिए बैकएंड एक फैक्ट्री की तरह है। इसी फैक्ट्री के छोटे से पोर्शन में हम डाटा साइंस को भी इमेजिन कर सकते हैं। ये फैक्ट्री के अंदर बहुत स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं जो इंडिविजुअल रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। वो कैसे हैंडल करते हैं, क्या क्या सर्विसेज होती हैं, वो सब हम डिटेल में बाद में समझेंगे। फ्रंट एंड को हम पैरेलली इमेजिन कर सकते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन हब्स होते हैं जो एक ही बैकएंड फैक्ट्री से कम्युनिकेट करते हैं। अब इसमें स्कोप की बात करूँ तो बैकएंड और फ्रंट एंड की नीड तो हर कंपनी में होगी ही, बट डाटा साइंस एक स्पेशलाइज्ड डोमेन है, हर कंपनी में नहीं होता। एआई का ट्रेंड अभी पिकअप कर रहा है और मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में डाटा साइंस या एआई हर जगह पे यूज होने लगेगी। अभी भी बहुत कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे एआई का यूज होता है, बट कुछ स्पेशलाइज्ड डोमेन्स में ही। जीरोधा एआई का यूज करता है केवाईसी करने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आपकी आधार कार्ड की फोटो और अभी की फोटो में मिसमैच है, जैसे कि आपने शेव कर लिया, तो वहाँ पे एआई यूज होता है आपकी फोटो को मैच करने के लिए। जर्नल कंप्यूटर साइंस की डिग्री में डाटा साइंस के कंसेप्ट्स नहीं पढ़ाए जाते और इसके लिए कैंडिडेट्स को अलग से मास्टर्स डिग्री करनी पड़ती है। डाटा साइंस के डोमेन में टैलेंट इज रेयर इन कंपैरिजन टू फ्रंट एंड और बैक एंड, और इसी वजह से डाटा साइंस की सैलरीज में थोड़ा प्रीमियम दिखता है। फ्रंट एंड और बैक एंड जनरली सेम लेवल पे होते हैं, बट बैक एंड थोड़ी बड़ी मछली है तो यहाँ की सैलरीज में भी थोड़ा प्रीमियम है कंपेयर टू फ्रंट एंड। यहाँ मैं एवरेज सैलरीज की बात कर रहा हूँ। किसी भी कैटेगरी में सैलरी कभी लीनियर तो होगी नहीं, आपको इम्बैलेंसेस हर जगह मिलेंगे। जैसे कि एक डाटा साइंस का बंदा भी हो सकता है 15 लाख में काम कर रहा हो, बट एक बैकएंड के बंदे को भी 20 लाख मिल रहे हो। सबसे ज़्यादा डाइवर्स बैकएंड है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी है, और फिर फ्रंट एंड और फिर डाटा साइंस। बैकएंड में पता नहीं कितनी सारे टूल्स हैं और लगभग हर लैंग्वेज को यूज़ करके एप्लीकेशन बिल्ड की जा सकती है। फ्रंट एंड में हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। एक तो है वेब डोमेन, इसमें वेबसाइट्स, मोबाइल वेबसाइट्स और कुछ टीवी की ऐप्स आती हैं। जो मेजरली यहाँ पे टूल्स यूज होते हैं वो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। मोबाइल डोमेन में भी हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड या iOS की ऐप्स, या फिर एंड्रॉयड या iOS की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को यूज करके वॉच की ऐप को डेवलप करना, कार की ऐप को डेवलप करना, या फिर टीवी की ऐप्स को डेवलप करना। ये सब मोबाइल डोमेन में ही आता है। डाटा साइंस डोमेन में भी कैटेगराइजेशन पॉसिबल है। एक एग्जांपल देता हूँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे कि इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रिकमेंडेशन और रिकमेंडेड वीडियोस। ये दोनों फीचर्स में डाटा साइंस यूज होती है, पर दोनों अलग अलग डोमेन में हैं। बैकएंड में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, टूल्स हैं, डेटाबेसेस हैं, कैशिंग सिस्टम्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, जिसको कंबाइन करके एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जाता है जो जोमेटो पे इतने सारे ऑर्डर्स को डिलीवर कर सके। एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर वही है जो इन सब टूल्स को अच्छे से कंबाइन करके एक फुल्ली फंक्शनल सिस्टम बिल्ड करे। नेक्स्ट, अब हम ये सवाल पे आ जाते हैं कि कैसे स्टार्ट करें। इतने सारे नए नए टर्म्स सुन के आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान है। और उसी के लिए यहाँ पे लेगो सेट लेके आया हूँ। हम सब ने बचपन में लेगो सेट से कभी ना कभी तो खेला होगा, और हम छोटे छोटे पीसेस को यूज़ करके बहुत बड़ा सा कुछ बना देते हैं, जैसे कि ये टावर। इनिशियली ये सारे पीसेस बिखरे हुए थे कुछ इस तरह, फिर हम इन सारे पीसेस को आपस में कंबाइन करते गए इस तरीके से कि हमारा ये फाइनल टावर तैयार हो सके। इसकी प्रोसेस बहुत सिंपल सी है। सिंपल क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि किस पीस को कहाँ लगाना है और कौन से पीस के साथ कौन सा पीस फिट होगा। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी इसी तरीके से डेवलप की जाती है। कैसे? हम किसी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करके। जैसे लेगो सेट में कुछ कैटेगरीज के पीसेस होते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर की दुनिया में कुछ कैटेगरीज के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि डाटा सेव करने के लिए डेटाबेसेस, कैशिंग के लिए रेडिस, या फिर डाटा स्ट्रीम करने के लिए काफका। ये सारे कंपोनेंट्स आपस में बहुत ही सिंपल तरीके से कनेक्ट होते हैं। आगे के वीडियोज़ में हम डिटेल में समझने वाले हैं कैसे। फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि हमें जिस जिस कैटेगरी की नीड है उस कैटेगरीज के कंपोनेंट चूज कर लेते हैं, उन सबको आपस में कनेक्ट करते हैं, उस पे अपना कस्टम लॉजिक लिखते हैं और एक फुल्ली फंक्शनल सिस्टम बिल्ड हो जाता है। दिस इज व्हाट आई लाइक टू कॉल लेगो सेट थ्योरी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे हम लेगो सेट को बिल्ड करते हैं, उसी अप्रोच के साथ हम किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को भी बिल्ड करते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करके।
अप्रोच समझने के बाद अगला स्टेप है माइंडसेट। कोडर्स का माइंडसेट अलग होता है। अलग होने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उनका दिमाग आइंस्टाइन जैसा चलता है। अलग होने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि कोडर्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट के साथ किसी सिचुएशन को अप्रोच करते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ रोड ट्रिप पे गया हूँ और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। मेरा एक दोस्त है एक्स, वो इस सिचुएशन में पक्का क्रिप करेगा, बोलेगा यार अब क्या होगा, यहाँ तो गाड़ी खराब हो गई, पानी भी नहीं है, कोई दिख भी नहीं रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जिस बंदे का प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होगा वो इस सिचुएशन में ये सोचेगा कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, या तो किसी से लिफ्ट लेके पास के गैराज तक जाएं या फिर कुछ और करें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें किसी सिचुएशन में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट को लेके जाना है। कोडिंग करते टाइम भी हम कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्योंकि कंप्यूटर्स इंसानों से बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं, तो हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट में एकदम लास्ट में हम आ जाते हैं एग्जीक्यूशन पे। एग्जीक्यूशन के भी 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके बिल्ड करते हैं या डेवलप करते हैं। मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, जैसे कि पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा। अगर हम कोई एक लैंग्वेज अच्छे से सीख लेंगे तो बाकी लैंग्वेजेस भी आ ही जाएंगी। अब सवाल ये है कि हम कौन सी लैंग्वेज सीखें। अगर आपका इंटरेस्ट डाटा साइंस डोमेन में है तो मैं रिकमेंड करूंगा पाइथन। पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ऐसा लगता है जैसे हम इंग्लिश लिख रहे हैं, और डाटा साइंस डोमेन में बहुत यूज़ होती है। अगर आपका इंटरेस्ट बैकएंड में है तो मैं रिकमेंड करूंगा जावा। जावा बहुत ही डाइवर्स लैंग्वेज है और जावा को यूज़ करके हम लगभग हर टाइप की एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं जैसे कि बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जावा पे फोकस करो। जिन बंदों का वेब डोमेन में इंटरेस्ट है या फिर जो लोग नॉन टेक्निकल डोमेन से अपनी प्रोफाइल टेक्निकल डोमेन में स्विच करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज़ हो जाती है। इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। मैंने कुछ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है अपना एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करना। कोडिंग करने के लिए हमें एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब ये नहीं कि कोई एक फिजिकल एनवायरनमेंट, ये एक टेक्निकल एनवायरनमेंट होता है जो हम अपने लैपटॉप में सेट करते हैं। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, इसको कैसे सेट करते हैं, इस टेंशन को भूल जाओ। नेक्स्ट वीक इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो आने वाला है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डोंट क्विट। हो सकता है कि कोडिंग आपको स्टार्टिंग में बोरिंग लगे, बट हमें टिके रहना है, क्विट नहीं करना है। किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए, जैसे कि ये चलो हम गिटार बजाना सीख रहे हैं या फिर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, सबका स्टार्टिंग में एक लर्निंग कर्व होता है, बट अगर हम थोड़ा बहुत एफर्ट्स या टाइम उस पर स्पेंड कर देते हैं तो बाद में चीज़ें आसान लगने लगती है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है मोटिवेशन की। आपका मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। अगर आप टेक में बड़े बड़े पैकेजेस सुन के टेक में स्विच करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपनी प्रोफाइल को चेंज करना चाह रहे हैं नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में, या फिर आप एक ऐप बिल्ड करके स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, आपका मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक गोल सेट करो और उसके ऊपर फोकस करो। स्टार्ट एक छोटे से आइडिया से होती है और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, जैसे कि जोमेटो। जैसे हम लेगो सेट बिल्ड करने से पहले ये इमेजिन करते हैं कि हमें बनाना क्या है, वैसे ही कोडिंग करने से पहले हमें ये इमेजिन करना पड़ता है कि हमें क्या बिल्ड करना है। आप कहीं भी जॉब करेंगे, वहाँ पे इतने सारे टीम मेंबर्स मिलके एक कॉमन गोल को अचीव कर रहे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन पे क्लिक कर दो, थोड़ा मोटिवेशन मेरे लिए भी। अगर आज के टॉपिक में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और इस वीडियो को शेयर करो सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही नया वीडियो लॉन्च हो आपको पता चल जाए, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय लाइफ। बाय।